गुरुजी, गुरु परिवार को सबको मेरी शुभकामनाएं। गुरुजी की बात गुरुजी के परिवार के साथ, जैसे अंकल ने बताया, करण अंकल, थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी एंड ब्लेसिंग मी by asking me to narrate my satsang, the sangat today. And आज शुभ दिन भी है, आज ईद का त्योहार है, सबको ईद मुबारक हो। हर त्योहार में हम सब मिलके उसको सेलिब्रेट करते हैं। मेरा वीडियो आ रहा है आपको सर? ओके। यस अंकल, इट्स विजिबल। गुरुजी के का हुक्म था कि मुझे 1000 बार अपना सत्संग सुनाना है, और हर बार जब मुझे सत्संग सुनाने के लिए कहा जाता है तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। आज का मेरा सत्संग 293rd सत्संग है। बहुत दूर जाना है गुरुजी का हुक्म पालन करने के लिए। 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था। हेपेटाइटिस बी की कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, आज भी कोई हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट नहीं है। और उस जमाने में जब हेपेटाइटिस बी हो जाता है, मेरे केस में बहुत बुरा अटैक था। मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 हो गया था। 12 के ऊपर जिनका बिलिरुबिन काउंट हो जाता है तो उसको डेंजरस समझा जाता है। मिलिट्री हॉस्पिटल ने, RNR हॉस्पिटल ने मुझे DI लिस्ट पे डाल दिया था। DI लिस्ट का मतलब है डेंजरसली, यानी कि किसी दिन भी आदमी जा सकता है। और उस कंडीशन में कोई मेडिसिन नहीं थी। मुझे कहा गया था कि अगर आप चाहें तो कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी कर लीजिए, और मैंने एकदम ऑल्टरनेट थेरेपी शुरू की। मेरे को अपने बेड से हिलने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि बॉडी को पूरे रेस्ट की जरूरत थी, क्योंकि लिवर डैमेज होता है हेपेटाइटिस बी के अंदर। तो मैंने तरह तरह की ऑल्टरनेट थेरेपीज शुरू की, जिसमें आयुर्वेदा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, एक केरला की 1000 दाना की जड़ी बूटी होती है, उसको दूध में मिला के खाना होता है। तरह तरह की मैंने थेरेपीज की। नारायणा में एक कोई स्वामी जी थे जो माला पहना देते थे। तो मैंने बहुत कुछ किया, मगर कुछ हो नहीं रहा था। और तकरीबन 1 महीना हो गया था मेरे इस स्टेटस को। तो उन्हीं दिनों गुरुजी पहली बार दिल्ली में मूव किए थे, चंडीगढ़ से। आप जानते हैं कि गुरुजी का आश्रम जालंधर में था पहले। जालंधर से वो चंडीगढ़ आए थे, चंडीगढ़ से वो दिल्ली आए। इनिशियल कुछ दिन तो एक आर्मी मेस में रहे थे, कंटोनमेंट में। उसके बाद वो ग्रेटर कैलाश में उन्होंने एक बेसमेंट में किसी के घर में अपना आश्रम बना लिया था। तो एक हमारे एयर मार्शल थे, उनकी वाइफ गुरुजी के साथ जालंधर से जुड़ी हुई थी, और उन्होंने मुझसे आके कहा कि अगर आप ठीक समझो तो मैं आपको, एक गुरुजी आए हैं उनके पास ले जाऊंगी और वो हील कर देते हैं। मैंने इंस्टेंटली उनको बोला कि मैं चलूंगा। उसी दिन शाम को वो अपनी ऑफिशियल कार में आई, मुझे उन्होंने कार में बिठाया और हम दोनों गुरुजी के यहाँ आश्रम में ग्रेटर कैलाश में पहुंच गए। बेसमेंट में गुरुजी का आश्रम था। जैसे आजकल संगत बैठती है वैसे ही तब भी संगत बैठी हुई थी। मैं वो 5-6 सीढ़ियां नीचे उतर के बेसमेंट में पहुंचा। सामने गुरुजी अपने सिंहासन पर अपने रोब में बैठे हुए थे, और सिर्फ 40-50 के करीब लोग थे। मैं उनकी तरफ चला। तकरीबन 45 सेकंड्स की ये वॉक थी। मैंने, जैसे मुझे कहा गया था, मैंने गुरुजी के पांव छुए, और जो मैंने गुरुजी के पांव छुए, उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा और कहा कि चोपड़ा, तेनू ठीक कर देता हूं, तेरा कल्याण हो गया। दिस इज द 2 थिंग्स ही सेड। उसके बाद आई वाज एडवाइज्ड टू गो एंड सिट नेक्स्ट टू द वॉल, ताकि मुझे ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन ना हो। मैं जाके दीवार के पास बैठ गया। बेसमेंट बहुत बड़ी नहीं थी। मेरा टोटल डिस्टेंस गुरुजी से
8-9 फीट का था। तब 5 मिनट के बाद गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। कैसे बनाया अमृत? इनके एक सेवादार आए, इनके हाथ में खूब सारे स्टील के टम्बलर्स में पानी भरा हुआ था। गुरुजी ने एक टम्बलर को उठाया, अपनी उनके पास एक चंदन की माला थी, उस माला को उन्होंने पानी के अंदर डाला और कुछ मंत्र बोला, और जिससे वो पानी अमृत बन गया। और उन्होंने पहला अमृत का गिलास मुझे दिया, मैंने उसको पी लिया। वो अमृत बनाते गए और उनको देते रहे। जो मेरा ग्लास खत्म हुआ, उन्होंने मुझे एक गिलास और दे दिया। ऐसे करते करते गुरुजी ने 8 अमृत के गिलास मुझे पिला। देखिए, एक टम्बलर 250 ml के करीब होता है, और 8 पीना मतलब 2 लीटर्स अमृत उन्होंने मुझे पिला दिया था। नॉर्मली 2 लीटर्स पानी पीना इतना आसान नहीं होता, मगर मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स करके मैं वो सारा का सारा पानी भी पी गया और अमृत भी पी गया, और मुझे वॉशरूम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद तकरीबन 9 बजे के करीब उन्होंने लंगर शुरू हुआ। उस जमाने में एक जने को एक थाली मिलती थी, जैसे आजकल हम 4-4 जने बैठ के खाते हैं। कभी कोविड के टाइम में फिर एक एक करके खाते थे, मगर उसके जब मैंने खाना शुरू करने लगा तो जो डॉक्टर मेरे साथ बैठी हुई थी, वो एयर मार्शल की वाइफ, उन्होंने मुझे कहा कि देखो, एज अ डॉक्टर मेरा काम है, फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कि ये खाना, इसमें देसी घी है और आपको ये खाना मेडिकली क्लियर नहीं है, मगर जो आप ठीक समझो करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं खाऊंगा, और मैंने वो लंगर खाना शुरू किया। और जो मैं दूसरी रोटी खत्म करने वाला था कि गुरुजी आप एक मेरे पास खड़े हो गए। उनके हाथ में रोटियां थी, उन्होंने एक रोटी और मेरे हाथ में दी, मैंने ले ली, खा ली। तो उसके बाद जब हमने लंगर खत्म कर लिया तो गुरुजी ने कहा, चोपड़ा हम तुझे जाओ, परसों आना, अफसर हो, मिलिट्री दे, पढ़े लिखे हो, तसल्ली करके आना, टेस्ट करा के आना, मैनू रिजल्ट दस। गए, नेक्स्ट डे मेरा एज इट इज ब्लड टेस्ट भी ड्यू था, मैंने ब्लड टेस्ट दिया। 24 आवर्स के बाद रिजल्ट आया। उसी दिन जिस दिन मेरे को गुरुजी के यहाँ आना था, और बिलिरुबिन काउंट स्टीपली डाउन आ गया था विद इन, यानी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के 24 आवर्स के अंदर मैंने ब्लड टेस्ट कराया, और उसके अंदर ही एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। बिलिरुबिन काउंट बहुत डाउन हो गया था। तो हम गए, नेक्स्ट डे जब जाना था, मैं और मेरी वाइफ गई। पहले दिन मेरी वाइफ नहीं गई थी, और जो हम गुरुजी के मंदिर पहुंचे तो गुरुजी ने कहा, सुमन आंटी आ गई हैं, आज तेरी मैं फाइल खोल रहा हूं। फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट अंडरस्टैंड फाइल खोलने का क्या मतलब था, फाइल खोलते थे गुरुजी, इंडिविजुअल को ऐसी चीजें बताते थे कोई बाहर वाले इंसान को उसके बारे में मालूम नहीं। तो गुरुजी ने मेरी वाइफ सुमन आंटी की फाइल खोल दी, और उस फाइल में 10-12 चीजें ऐसी बताई, सारी की सारी सही थी, और सारी की सारी ऐसी थी जो किसी आम आउटसाइडर को नहीं मालूम। उसके बाद गुरुजी का करिश्मा चलता रहा। मैं रेगुलरली आने लगा, मेरा बिलिरुबिन काउंट तेजी से नीचे आ गया। थोड़े दिन बाद मेरा बिलिरुबिन काउंट जब 4.5 पे था, तो गुरुजी ने कहा, हूं तू जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना, तेरा अकाउंट 3 होएगा। मैंने कहा, गुरुजी नहीं नहीं, जितनी तेजी से नीचे उतर रहा है अभी तो 1 से भी नीचे चला जाएगा। गुरुजी ने कहा, टेस्ट करा। मैंने अगले दिन टेस्ट कराया और काउंट 3 था। इससे गुरुजी को पता है कि 4.5 का 3.2 नहीं, मगर 3 होगा या 1 नहीं, 3 ही होगा, ये आप समझ सकते हैं। मैं अपना सत्संग यहीं पे इस सब्जेक्ट का रोकता हूं, और एक दूसरे सत्संग में मैं जो भी सत्संग आप लोगों को आज सुनाऊंगा, वो या मेरे साथ खुद हुआ या मैंने अपने आंखों से देखा,
कोई भी हेयर से नहीं है, कोई किसी किताब से नहीं है, वो सब मैंने अपने आप होते हुए सत्संग देखे। जब मेरा ये सत्संग हो रहा था, गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे मिल रही थी, एक पैरेलली एक मेजर जनरल थे, उनका भी सत्संग साथ साथ में चल रहा था। मेजर जनरल अपने एनुअल मेडिकल के लिए आरएनआर में गए। आरएनआर उस जमाने में बेस हॉस्पिटल में होता था, जहां आजकल बेस हॉस्पिटल। तो वो जब अपना एनुअल मेडिकल के लिए गए तो आरएनआर में उन्होंने कहा कि आपका हार्ट ब्लॉक्ड है और आपको अपना बाईपास या जो भी कराना है उसके लिए आप हार्ट के हॉस्पिटल में जाइए। वो गए, एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल, नया हार्ट का स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला था। डॉक्टर त्रेहन विदेश से आए थे और उन्होंने ये हार्ट के हॉस्पिटल को शुरू किया था। जब जनरल साहब वहां गए तो उन्होंने टेस्ट किया, एक्सपेंसिव टेस्ट होता था, और उस टेस्ट में उन्होंने कहा कि आपका हार्ट फुल्ली ब्लॉक्ड है, 100% ब्लॉकेज है। उस 100% ब्लॉकेज के लिए आपको बाईपास ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी होगी। वो उन्होंने उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स की। 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिली। उन्होंने जो पैसा वगैरह एडवांस देना था वो उन्होंने दिया, और उसके बाद सारी फैमिली में टेंशन, सारे फैमिली के बच्चे वगैरह जो बाहर थे वो सब आ गए, और किसी ने बताया उनको कि एक गुरुजी आए हुए हैं, अभी पहली बार आए हैं दिल्ली में, ग्रेटर कैलाश में है, क्यों ना आप, वो हील कर देते हैं, क्यों ना आप भी जाके। तो जनरल साहब बोलने लगे, देखो कैसी बातें करते हो, पढ़े लिखे लोग हो, कैसे ऐसे गुरुओं के पास कौन जाता है। तो उन्होंने ना कर दी। अब मगर 1 आध दिन के बाद फिर फैमिली लोगों ने, किसी और ने उनको बताया, तो ये डिसाइड हुआ कि चलो जाने में क्या हर्ज है। तो ये सारे फैमिली मेंबर्स गुरुजी के यहाँ आए। गुरुजी ने जनरल साहब को, उसी दिन मैं भी था वहां पे, गुरुजी ने जनरल साहब को बोला कि मेरे चेंबर में जाइए। गुरुजी का चेंबर मैंने देखा हुआ है, 10 फीट बाय 10 फीट का एक छोटा कमरा था। इसके अंदर एक चारपाई थी, एक चटाई बिछी हुई थी, एक कुर्सी थी, एक छोटा सा मूड़ा था, और यही टोटल गुरुजी का वो पर्सनल चेंबर था। उस बेड के ऊपर गुरुजी ने जनरल साहब को लिटा दिया, पान के पत्ते मंगवाए, उनकी चेस्ट पे रखे, पान के पत्तों पे मंत्र जाप किया, और जनरल साहब को बोला कि 20 मिनट यहीं लेटे रहिए। फिर इस 20 मिनट के बाद जनरल साहब को बाहर बुला लिया गया और उनको बोला गया, गुरुजी ने कहा कि जनरल साहब आपका हार्ट ब्लॉकेज खत्म, आपका हार्ट में 0 ब्लॉकेज है। अब जब उनके फैमिली मेंबर्स ने और जनरल साहब ने ये बात सुनी तो कंफ्यूज थे, अनश्योर थे। पढ़ा लिखा इंसान जरूर कंफ्यूज होगा, मगर गुरुजी ने कहा आप अपनी तसल्ली करिए, आप टेस्ट कराइए, अगर ब्लॉकेज नहीं है तो आपका कल्याण हो गया, अगर ब्लॉकेज है तो आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, आप अपना ऑपरेशन कराइए, जो भी बाकी कार्रवाई करिए। अब फैमिली में टोटल कंफ्यूजन हो चुकी थी। वो घर गए और वो सोचने लगे कि अब क्या करना है। फाइनली उन्होंने हिम्मत करके एस्कॉर्ट हॉस्पिटल गए। उन्होंने उनको बताया कि हमारा हार्ट ब्लॉकेज क्लियर हो गया है, आप टेस्ट करिए। तो वो हंसने लगे कि आरएनआर ने बोल दिया ब्लॉकेज है, हमने टेस्ट करके बोल दिया ब्लॉकेज है, आप कैसे कह रहे हो कि ब्लॉकेज खत्म हो गया। तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि आप एक टेस्ट कर लो बिफोर वी डू द ऑपरेशंस, और डॉक्टर्स ने कहा कि 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा वो टेस्ट के लिए। इन्होंने कहा हम पैसे देंगे। उन्होंने पैसे दिए, टेस्ट हुआ, ब्लॉकेज 0। सारे के सारे डॉक्टर हैरान हो गए। उन्होंने फिर से पुराना टेस्ट का रिजल्ट कंपेयर किया, वाकई ब्लॉकेज 0 था। उन्होंने ये 10,000 भी उनके रिटर्न कर दिए, जो पहले टेस्ट के पैसे लिए थे वो भी रिटर्न कर दिए, जो एडवांस दिया हुआ था ऑपरेशन के लिए वो भी रिटर्न कर दिया, और उन्होंने कहा हमें भी ये गुरुजी के यहाँ जाना है। तो पहली बार डॉक्टर त्रेहन और उनके डॉक्टर गुरुजी के यहाँ आए। गुरुजी के साथ डॉक्टर त्रेहन बहुत साल जुड़े रहे। मैंने कई बार गुरुजी के यहाँ डॉक्टर त्रेहन को देखा। सो मैंने जो अभी तक आपको 2 सत्संग सुनाए हैं, दे आर मेडिकल रिलेटेड सत्संग, मगर गुरुजी के सत्संग तरह तरह के थे।
सिर्फ हीलिंग नहीं थी, गुरुजी के यहाँ बहुत तरह तरह की पावर्स थी। मैं एक और सत्संग सुनाता हूँ। एक हमारे ग्रुप कैप्टन थे, पायलट थे, वीआईपी स्क्वाड्रन में सीओ थे, वो भी गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी आजकल जलंधर में है। उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं एक ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए उस तरफ जा रहा हूँ, अगर आप ठीक समझो तो हम वहाँ ट्रेनिंग फ्लाइट के अलावा जाके गुरुजी के यहाँ भी दर्शन करा। मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है। तो सवेरे सवेरे मैं पहुंच गया वीआईपी स्क्वाड्रन में, जहाज में हम जाके बैठ गए। एकदम विजिबिलिटी ड्रॉप कर गई। उसी टाइम सर्दियों के दिन थे, नवंबर का महीना था। तो एक सेकंड, कुछ वीडियो ठीक आ रहा है करण अंकल? Yes, uncle. ओके, Perfect. मेरी तरफ से कुछ शेकिंग हो रही थी तो मेरे को लगा शायद। ओके, सो हम जहाज में बैठे तो एकदम विजिबिलिटी कुछ ड्रॉप कर गई और हमारे को टेक ऑफ, स्टार्टअप और टेक ऑफ की क्लियरेंस नहीं मिली। हमने एक दिन पहले जस्ट टू रिकन्फर्म कि गुरुजी का कोई प्रोग्राम आउट स्टेशन वगैरह का तो नहीं है, हमने एक वहां पे फोन किया था गुरुजी के आश्रम में जलंधर में डिफेंस कॉलोनी में, और उनसे पूछा था कि क्या गुरुजी यहाँ होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, किसी सेवादार ने बताया कि वो यहीं होंगे। और उसने सेवादार ने गुरुजी को भी बता दिया कि हम लोग आने वाले हैं, जहाज में आने गए ऐसे। तो फाइनली 12 सवा 12 के करीब विजिबिलिटी क्लियर हुई, हमें टेक ऑफ की क्लियरेंस हुई। जब तक हम आदमपुर पहुंचे तो तकरीबन 2:30-3 बज गए थे। फिर हम वहां से एक जीप लेके पहुंचे गुरुजी के आश्रम में, और जब गुरुजी के आश्रम पे यहाँ पहुंचे तो शाम के 4 बजे के करीब टाइम हो गया था। हम गुरुजी के आश्रम में एंटर किए, भजन चल रहे थे, 3 या 4 संगत बैठी हुई थी, और हम भी चुप करके जाके बैठ गए। किसी ने बताया कि गुरुजी अपने चेंबर में रेस्ट कर रहे हैं। तो फिर 15-20 मिनट के अंदर 4:15 के करीब गुरुजी अपने चेंबर से बाहर निकलते हैं। हम सब उठ गए, उनके पांव छुए, और गुरुजी ने कहा तुसी तो सवेरे आना सीगा, इन्ना टाइम लगाता। बिफोर आई कुड से एनीथिंग उन्होंने कहा ना मैनू दसन की लोड़ नहीं, मैनू सब पता है क्यों तुसी लेट हो गए, बह जाओ। सो वी सैट नेक्स्ट। हमेशा गुरुजी के चेयर के सिंहासन के बिल्कुल पास ही बैठता था। बहुत बार गुरुजी के साथ कन्वर्सेशन करने का मौका मिला, और वो कुछ कन्वर्सेशन में आगे चल के आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि गुरुजी से बातें करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने समझी, और वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद हमको, जब हम लैंड किए थे आदमपुर में, तो हमारे को बेस कमांडर ने कह दिया था कि लास्ट टेक ऑफ हमारे को 6 बजे तक अलाउड है, उसके बाद नाइट के लिए रनवे पे लाइटिंग नहीं होगी, और फिर आपको रात को यहाँ रहना पड़ेगा, और कल सवेरे फिर आप जा सकते हैं। तो इसका मतलब था कि हमको गुरुजी के मंदिर से 5 बजे अगर निकलेंगे तो तभी 6 बजे की टेक ऑफ कर सकते हैं। तो हमने 4:45 के करीब मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे। गुरुजी ने कहा चोपड़ा पहला तो लेट आंदे हो, फिर घड़ियां वाल देखते हो, तुसी नहीं जाना हजे कि। मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल नहीं जाना, हम तो बिल्कुल आपके पास यहाँ आए, और आप तो शाम का लंगर वगैरह करके ही जाए। फिर सब कुछ चलता रहा। तकरीबन 8 बजे के करीब चलो, मैंने कहा गुरुजी नहीं, हम तो अभी कहीं नहीं जाने वाले, हम तो अब लंगर खा के हम तो रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी तो टेक ऑफ सवेरे ही है। अब गुरुजी ने कहा नहीं हो तुसी जाओ। सो इट वाज एन ऑर्डर, गुरुजी का ऑर्डर, वो तो फिर जाना ही पड़ता है। हमारे को, हम जब तक उठे गुरुजी ने किसी को इशारा किया, 4 डब्बे लड्डुओं के और 2 साड़ियां लेके वो आ गया। उन्होंने, गुरुजी ने हमें दे दी, कहा कि ये 2 लड्डू आपके फैमिलीज के लिए डब्बे, और एक अपनी आंटियों के लिए एक साड़ी। तो हम वो लेके चले गए। जब हम आदमपुर पहुंचे तो हम देखते हैं कि गार्ड रूम पे मैसेज दिया गया है कि आज की नाइट फ्लाइंग क्लियर हो चुकी है, रनवे पे लाइट्स ऑन हो गई हैं, आपका जहाज तैयार हो चुका है,
टेक्नीशियंस ने तैयार कर दिया है और आप अभी टेक ऑफ कर सकते हो। तो हम जाते हैं, टेक ऑफ करते हैं रात को 10 बजे के करीब, 11 बजे के करीब हम दिल्ली पहुंच के 11:30 तक अपने घरों में पहुंच जाते हैं। कैसे गुरुजी ने ये सारी स्कीम बनाई, कैसे उन्होंने 8 बजे हमें कहा नहीं आप जाओ, और हम में लंगर खिलाए बगैर ही हमें भेज दिया। सब चीज में गुरुजी रास्ता निकालते थे। मैं और बताऊंगा सत्संग जिसमें गुरुजी ने कई और लोगों के रास्ते खोले। गुरुजी के यहाँ बहुत सो कॉल्ड वीआईपी आते थे। मैं तो नहीं समझता कि कोई भी इस दुनिया में वीआईपी है, और गुरुजी के आगे तो कोई भी वीआईपी नहीं है। मैंने, और जब भी मैं वहाँ था, देखो मैं बहुत ज्यादा बार नहीं, मैं टोटल गुरुजी के यहाँ 50-60 बार गया हूँगा गुरुजी के यहाँ, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जगह जगह थी। मेरी फॉरेन कंट्री में पोस्टिंग थी, मेरी असम में पोस्टिंग थी, मेरी साउथ इंडिया में पोस्टिंग रही। तो जब भी छुट्टी के लिए आता था तभी जा पाता था। फिर भी अराउंड 50-60 टाइम मैं गुरुजी के यहाँ पे गया गुरुजी के होते हुए। तो मैं जब भी होता था तो गुरुजी, कोई भी ऐसा सो कॉल्ड वीआईपी आता था तो गुरुजी मुझे कहते थे कि जा इनके साथ बातें कर। किस किस के साथ मैंने बात? प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, मायावती, टीएन शेषन, भजन लाल, कई इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके साथ गुरुजी ने मुझे अपने चेंबर में जाने को बोला। जब मायावती आई तो उनके साथ कोई सिक्योरिटी के लोग भी आए थे, सेवादारों ने उनको बाहर खड़ा होने के लिए बोल दिया। मैं नजदीक ही बैठा हुआ था। जब मायावती आई, थोड़ी देर बैठी, तो गुरुजी ने कहा चोपड़ा जाओ इन्हों मेरे चेंबर, इन्हों कहानियां सुनाओ। So Mayawati was a little bit confused. She was a politician. She had already been chief minister a few times. तो वो फिर भी वो उठ गई और मेरे साथ चले गई गुरुजी के चेंबर में। अब मायावती कहीं मैं कहाँ बैठूंगी? मैंने कहा आपकी मर्जी है, एक कुर्सी पड़ी हुई है यहाँ पे, एक बूढ़ा पड़ा है, मैं तो जमीन पे बैठ जाऊंगा, आप जहां भी ठीक। मगर उनके लिए कोई नीज की प्रॉब्लम थी। किसी ने आके उनको एक छोटा सा स्टूल दे दिया जिसपे वो बैठ गई। और पहला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको गुरुजी ने मेरे को सुनाने को क्यों बोला है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे को एक ऑर्डर दिया गया है, मेरे को आपको सत्संग सुनाना है, मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा। आपने सुनना है तो आप सुनिए, आपने नहीं सुनना तभी आप बैठे रहिए, जैसे आपकी मर्जी। फिर मेरा उन्होंने सत्संग सुना, मगर आई कुड सी ऑन हर फेस कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल थी। बाहर आ गए। और सिमिलर एक्सपीरियंस भजन लाल के साथ हुआ। टीएन शेषन के साथ वो एक कोने में खड़े थे, उनके हाथ में एक कॉपर का लोटा था। जब गुरुजी ने बोला कि वो टीएन शेषन खड़े हैं, उनके साथ जाके उनको कहानियां सुनाओ, तो मैं भी दीवार के साथ उनके साथ खड़ा होकर सामने देखते हुए मैंने टीएन शेषन को कहानी सुनानी शुरू। उन्होंने भी ये सवाल किया कि क्यों आप मुझको कहानियां? मैंने कहा गुरुजी का हुक्म है, मैं पालन कर रहा हूं, आप सुनिए। उन्होंने सुनी। वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उनको समझ आनी शुरू हुई मेरी बातों से कि गुरुजी की हाँ पावर्स क्या है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कई ऐसे सो कॉल्ड वीआईपी आए, सब गुरुजी का ब्लेसिंग्स नहीं ले पाए, सब दिमाग से क्लियर नहीं थे। और ये दिमाग की जो क्लियर होने की बात है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। गुरुजी बहुत कंसिडरेट थे। मैं क्योंकि फॉरेन से आया, मेरे बच्चे की एडमिशन के लिए आया था। गुरुजी ने पहले दिन जब मैं गुरुजी के यहाँ गया, उन्होंने कहा कि बेटी की एडमिशन के लिए आया है, बड़ी भागदौड़ होगी, कितने देर के लिए आया? मैंने कहा गुरुजी हफ्ते के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, सिर्फ 2 बार इत्थे आना, बाकी दिन भज दौड़ कर। तेरे दोस्त थे, उन्होंने जाके विस्की पी, फौजी लोग अपने दोस्तों मिल। He was very considerate. He did this to everybody, and he would say it openly, "Aj da din mera, kal da whiskey da." So that is the kind of thing he used to do.
whenever somebody है, जिसने जब भी किसी ने गुरुजी के यहाँ से रात को लेट कोई जाता था, स्पेशली लेडीज जो अकेली आई हैं, तो गुरुजी यूज्ड टू मेक श्योर कि वो दे आर वेल एस्कॉर्टेड, ताकि उनकी सिक्योरिटी में हो। जब एवलॉन रिसोर्ट्स में गुरुजी का आश्रम था, उस टाइम ना मेट्रो था, ये एमजी रोड खाली सुनसान थी, सिंगल लेन सड़क थी, और लोग डरते थे थोड़ा। तो एक लेडी थी, वो गुड़गांव की हैं, शाम के 10:30 बज गए थे, लंगर हो चुका था, लाइन में ये मेरे आगे खड़ी थी, गुरुजी के परमिशन ले रही थी। ये लेडी ने जाके गुरुजी के पांव छुए, गला, गुरुजी मैं चाहूं। गुरुजी नॉर्मली वुड नेवर स्टॉप, बट उस दिन गुरुजी ने कहा नहीं, जल्दी की है, बैठ जाओ। जस्ट बिहाइंड हर वाज मी। उन्होंने कहा, चोपड़ा चल, इन्होंने गप्पा मार। ही डिडंट से कि कहानियां सुनाओ। सो ऑफ कोर्स दैट लेडी डिडंट नीड, उनको खाने की जरूरत नहीं थी, तो बहुत देर से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। तो जब मैं इनके साथ बैठा, तो ये लेडी मेरे से 2-4 साल एल्डर थी। उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि आप कौन हो। ऐसे मैंने बताया, कहाँ के रहने वाले हो। जब मैंने बताया कि मैं कपूरथला का रहने वाला हूँ, तो वो कहते हो कपूरथला में तो मेरी बहन रहती है। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छोटा सा शहर है, हमको बता दो उसका नाम। तो मैं शायद जानता ही हूँ उनको। तो जिसका नाम उन्होंने दिया, वो मेरी मदर का नाम। मैंने कहा, आप मेरी मदर की बहन हो? कहती है, हाँ, मैं उसकी फर्स्ट कजन हूँ। तो अब मैं आपको एक छोटा सा बैक फ्लैश बताता हूँ। जब मैं 6 साल का था, मैं अपनी मदर के साथ कैलकाटा गया था छुट्टियों में। उनके कुछ रिश्तेदार थे। जिस घर में हम रह रहे थे, तो वहां पे एक लड़की के बारे में, जो हॉस्टल में रहती थी, उसके बारे में बताया जा रहा था। तो मैं तो छोटा बच्चा था, ये सीनियर लेडीज आपस में बातें करती थी, तो मैं तो चुप करके एक कोने में बैठ के सुनता रहता था उनकी बात। एक लड़की का नाम गोगो की नाम की लड़की के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाती थी कि वो किसी हॉस्टल में पढ़ती है। जो लेडी आज मेरे साथ गुरुजी के यहाँ बैठी हुई थी, वो वही गोगो थी, जिसके बारे में 30 साल पहले मैंने बचपन में सुना था। उसके बाद वो गोगो, जिसका असली नाम दीपिका है, जो गुरुजी के साथ आज भी पूरी जुड़ी हुई है, हमारे यहाँ गुड़गांव में है। अभी उन्होंने 80th बर्थडे रिसेंटली सेलिब्रेट किया है। और वो और मैं एक फैमिली जैसे उसके बाद हम जुड़ गए। कैसे गुरुजी ने हमें दो ऐसे लोगों को, जो रिश्ते में नजदीक थे और कभी मिले नहीं थे, कैसे जोड़ दिया, तो वो आप समझ पाएंगे। गुरुजी को हमने हमेशा उनके अपने रोब्स में देखा। एक बार मेरी वाइफ को सपना आया, उसमें गुरुजी आए सपने में, और उन्होंने देखा कि गुरुजी हाफ शर्ट और ट्राउजर्स और स्नीकर्स पहने हुए हैं। तो वो एकदम उठी, शाम के 4 बजे का टाइम था। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए, और मैंने देखा कि गुरुजी ने इस तरह की ड्रेस पहनी है। मैंने कहा, मैं आई कुड नॉट इमेजिन कि ऐसे भी ड्रेस पहनते हैं गुरुजी। तो हमने कहा, चलो आज गुरुजी के यहाँ चलते हैं। तो हम गए एवलॉन रिसोर्ट। पहले चले गए, 5 बजे पहुंच गए। मंदिर नॉर्मली 6 बजे के करीब खुलता था, दरवाजा बंद था। एक एल्डरली लेडी सीढ़ियों पे पहले बैठी हुई थी, हम भी जाके दोनों बैठ गए। हम बैठे ही थे कि 2 मिनट के अंदर दरवाजा खुला, और दरवाजे खोलते हुए हमने देखा कि सामने गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी ने हाफ शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर्स पहनी हुई है, स्नीकर्स पहने। मैंने कहा, वाह। गुरुजी ने कहा, आ जाओ अंदर। हम अंदर चले गए तीनों जन। गुरुजी ने छलांग मार के एक साइड बोर्ड के ऊपर चौंकड़ी मार के बैठ गए। उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ सुमन आंटी को अपने बाजुओं में दोनों हाथ से पकड़ लिया, और 3-4 मिनट बातें करते रहे। जब हमने उनको ये सारी कहानी बताई सपने की, तो उन्होंने बताया कि मैं तो अक्सर मैं वॉक्स वगैरह के लिए भी जाता हूँ, फ्लीट्स में स्नीकर्स पहन के जाता हूँ, ट्राउजर्स में, निक्कर में भी चले जाता हूँ। सो yet another facet of how
यू नो बहुत लोग गुरु जी के यहाँ आते थे, मगर उनको ये फीलिंग थी कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स अभी तक हमको मिली। उनको लगता था कि कई लोगों को, जैसे चोपड़ा को इंस्टेंटली गुरु जी ने ब्लेस कर दिया था, हील कर दिया था। कुछ लोग हैं जो साल साल, डेढ़ 2-2, 3-3 साल से जुड़े हुए हैं, उनको ये फीलिंग थी कि हमारे को गुरु जी ने अभी तक ब्लेस नहीं किया। तो मैंने एक दिन गुरु जी से पूछा, मैंने कहा गुरु जी ऐसे लोग कहते हैं, तो जो गुरु जी ने बात मुझे बताई वो आपको समझना जरूरी है। मैंने कहा कि जो गुरु हैं उनमें दो बातें होती है। एक तो वो अपनी ब्लेसिंग्स रेडिएट कर रहे हैं सारे डायरेक्शन ऑल द टाइम, दैट इज व्हाई ही इज अ गुरु। ही इज अ हायर बीइंग, हायर ह्यूमन बीइंग, बिकॉज he is radiating energy in all directions. But he said, जो लोग हैं जिन्होंने एनर्जी लेनी है, उनका जो अपना रेडा है, एनर्जी लेने वाला रेडा, उसका एंटना गुरु की तरफ जुड़ा नहीं, यानी कि उनका इंटरनल फेथ अभी फुल्ली कंप्लीट नहीं। उन्होंने कहा जिस दिन तुम आए थे, यूं मैंने आपको सीढ़ियों से उतरते देखा, कहता है गुरु के पास एक्सरे विजन होती है, वो इस बात को थ्रू एंड थ्रू इंसान को देख लेती है कि वो उसका एंटना गुरु के साथ अलाइंड है कि नहीं। इसे वो पहले 45 सेकंड जो मैंने तेरे को देखा, मेरे को पता था कि ये एंटना पूरा फुली अलाइंड लेके आया। तो ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गुरु जी ने समझाया कि एनर्जी हर चीज से आ रही है। गुरु जी से एनर्जी आ रही है, पानी प्रसाद में एनर्जी है, चाय प्रसाद में एनर्जी है, लंगर प्रसाद में एनर्जी है, भजन में एनर्जी, सेवादार से एनर्जी निकल रही, सब जगह से एनर्जी है मंदिर के अंदर। मगर क्या आप उसको ले पाते हैं कि नहीं? क्या आप फुल्ली फोकस हैं? कितने लोग हैं जो 10% भी भजन को ध्यान से सुनते हैं? शायद इतने भी नहीं। कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, ना कि गुरु जी के यहाँ ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं? तो ये बात जो गुरु जी ने तब समझाई, तो मेरे को तब समझ आया कि सारा बात है अनकंडीशनल सरेंडर एंड टोटल फेथ। जिसने ये कर लिया, और ये हमारी डेली लाइफ के अंदर भी एप्लीकेबल है, सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए नहीं। बहुत लोगों से गुरु जी अपने पाँव, टांगे, काफ्स, शोल्डर्स, बाजू, हाथ दबवाते थे। मुझसे भी उन्होंने 3-4 बार दबवाए। मेरी वाइफ और मेरी बेटियां जो मेरे साथ जाती थी, वो थोड़ा एनवी फील करती थी और मुझसे कहती थी कि गुरुजी ने आपसे इतनी बार पाँव दबा लिए, कई लोगों से तो और भी ज्यादा बार दबवा रहे हैं, हमसे क्यों नहीं कभी दबाया? तो मैंने ये सवाल गुरुजी से किया। मैंने कहा गुरुजी, मेरी वाइफ और बेटियां ये पूछ रही हैं। तो गुरुजी ने समझाया, देखो जो गुरु है, जब वो एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी हीलिंग के लिए ट्रांसफर कर रहा है। वो जब ट्रांसफर कर रहा है तो उसकी एनर्जी जा रही है। गुरु की बॉडी में टायर्डनेस आती है, उस टायर्डनेस के लिए मैं लोगों से दबाता हूँ। किससे दबाता हूँ? उनसे दबाता हूँ जिनको मेरी एनर्जी की और जरूरत। देखिए, अरुण शौरी मिनिस्टर रहे हैं, गुरुजी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी लाइफ में, फैमिली में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। उनसे गुरुजी बहुत पाँव दबाते थे। तो जब मेरे को गुरुजी ने ये बात बताई तो मुझे समझ आया कि ये इसका मतलब क्या है। ये एनर्जी ट्रांसफर का एक तरीका था गुरुजी का। गुरुजी के पास तरह तरह के लोग आते थे। एक बार एक कोई लेडी आई, सुनने में बाद में पता लगा कि वो किसी राजस्थान की किसी स्टेट की प्रिंसेस थी।
उनके साथ 3 उनकी बेटियां थी। जब वो अंदर आए उन्होंने गुरुजी के पांव छुए। गुरुजी उनको पहले से शायद जानते थे। उन्होंने एकदम बोल दिया, जाओ उसी मेरे चेंबर से चलो, चोपड़ा तू भी जाए ना कहानियां सुन। So those 4 people, 3 daughters, the mother went into the chamber. I followed them and then I started, मैंने अपना सत्संग सुनाना शुरू किया। अभी सुनाना शुरू ही किया था कि गुरुजी खुद ही आ गए। तो मैंने समझा कि अगर गुरुजी आ गए तो मैं बाहर चले जाता हूँ, मगर गुरुजी ने कहा नहीं 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 चोपड़ा इतने खड़े रहो। Then गुरुजी asked one of the girls कि इम्तिहान कैसे हुआ? तो वो कहती है गुरुजी पता नहीं पास होंगी फेल होंगी। तो सब्जेक्ट्स क्या थे? वो कहती इको ऑनर्स सेकेंड ईयर का उसका एग्जाम था। तो गुरु ने देखा हुणे ही तेरा टेस्ट कर देते हैं। गुरुजी कहने लगे कि मैं तेरे को फर्स्ट ईयर के 3 सवाल पूछूंगा इको ऑनर्स के, अगर तो तूने जवाब दे दिया तो तू पास है, अगर तूने जवाब ना दिया तो समझ ले फेल। तो गुरुजी ने 3 सवाल उस लड़की से किए प्रीवियस ईयर के सिलेबस से। उस लड़की ने बाद में हमें बताया कि तीनों के तीनों सवाल एक्चुअली उस सिलेबस के थे और वो तीनों के तीनों सवाल वो जवाब नहीं दे रहे। ना वो पास हुई कि फेल हुई मेरे को नहीं मालूम, मगर फैक्ट दैट इको ऑनर जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के सिलेबस के पर्टिकुलर ईयर के सिलेबस के उनको क्वेश्चंस गुरुजी को पता थे, तो दैट इटसेल्फ शोज कि गुरुजी का बियॉन्ड हीलिंग, बियॉन्ड रास्ते निकालने, बियॉन्ड एवरीथिंग, और भी गुरुजी के पास तरह तरह की नॉलेज। गुरुजी और संगत भी बताती है जो गुरुजी के साथ पहले से जुड़े थे, जो हम मेरे से भी ज्यादा नजदीक थे गुरुजी के, कि जो सारे शब्द या प्रेयर्स या सॉन्ग्स हम सुनते हैं गुरुजी के मंदिर में, वो गुरुजी खुद सिलेक्ट करते थे, खुद सिलेक्ट करके डिसाइड करते थे कि क्या बजाया जाएगा, कौन सा भजन लोग सुनेंगे। इतने गुरुजी इन्वॉल्व होते थे। एक एक भजन हम सब सुनते हैं, उसका बहुत बहुत डीप मीनिंग है। उस मीनिंग को समझने की कोशिश करिए। मैं नहीं कहता कि सारे के सारे भजन एक ही दिन में समझ जाओ। एक भी भजन आप एक दिन में समझ जाओगे तो उसमें इतनी पावर है, इतनी चीजें वो आपको समझ आएंगी अपनी लाइफ के बारे में। तो वो समझने की कोशिश करो, क्योंकि गुरुजी ने आज भी जो शब्द भजन सुनाए जा रहे हैं वो गुरुजी के टाइम के सिलेक्टेड भजन हैं। एक बाहर एक लेडी ग्रेटर कैलाश में नजदीक में रहती थी, वो भी ग्रेटर कैलाश में एल्डरली लेडी थी, 85 इयर्स की होगी। वो टहल टहल के अंदर आई, गुरुजी के यहाँ पाँव के पास बैठ ही गई। उन्होंने बताया गुरुजी मेरे गोडे गए, मेरी नीज बिल्कुल में दर्द थी। तो गुरुजी ने कहा कितने साल दी है? शी सेड 85। कहती अगर 85 साल च गोडे विच दर्द नहीं होएगी तो कद दर्द होएगी? ते सिर्फ गोडे दर्द पिछे तू गुरु को आ गई है, तू मेरे तो ब्लेसिंग चाह रही है, तेनू ब्लेसिंग मैं उदा ही दे देना है, मगर ये आके मेरे को भी कहे गोडे ठीक कर दे, ये ठीक नहीं है। गुरुजी ने उसको पूछा चल तू अमृतवाणी पढ़ती है? कहती नहीं पढ़ती। तो क्या गुरबानी का पाठ करती है? कहती नहीं करती। चल ओम भूर भुआ सा तो बोलती होगी? वो कहती जी नहीं, वो भी नहीं। तो गुरु ने कहा हुण उठ ते सीधा घर जा, ये 3 काम करने शुरू कर दे, दोबारा इत्थे आने की लोड़ नहीं है। The point Guruji was making is that there are some routine ailments which happen, age के साथ होते हैं। उसके छोटी छोटी बात के लिए गुरुओं के पास नहीं आओ। अगर आए भी हो तो पहले बैठो, भजन सुनो, ब्लेसिंग्स लो, और तरीके से ब्लेसिंग्स लो। अपने आप स्पिरिचुअल बनो, अपने आप मेडिटेशन करो, अपने आप योग करो, ताकि उसका आप सब फायदा उठा सको। गुरुजी के यहाँ पे लेट नाइट सेशंस होती थी। कई बार मुझे मौका मिला, गुरुजी खुद डिसाइड करते थे कौन कौन जल्दी चला जाएगा और कौन कौन लेट नाइट के लिए रहेगा। कई बार 20-20, 25-25, 30-30 लोग रह जाते थे। लोग गाने गाते थे, भजन सुनाते थे, लोग डांस करते थे,
तरह तरह की चीजें होती थी, एक और राउंड खाने का होता था, कोई पराठे बन जाते थे, कोई मिठाई आ जाती थी लेट नाइट। और जब वो लेट नाइट सेशन होती थी तो खुल के, थोड़ा ज्यादा खुल के बातें करते थे, कुछ ऐसी बातें जो हम सब आसानी से समझ पाए। तो दैट वाज हर गुरुजी's एम। कई बार गुरुजी के हम यहाँ जाते थे तो देखते थे कि लेट हो गए, इतने जल्दी पहुंचना चाहिए। गुरुजी का टाइम हम 6 बजे। तो 4 बार ऐसे हुआ कि मैं मेरे जहां से मेरे को जाना था, गुरुजी के यहाँ पहुंचना था, 12, 13, 15 लाइट्स थी, रेड लाइट्स। एक बार मैंने दिल में कहा, मैं गुरुजी आज मैं लेट हो गया। यू वॉन्ट बिलीव इट, 15 की 15 लाइटें ग्रीन, सीधा आई कुड जस्ट फ्लाई थ्रू इनटू गुरुजी का आश्रम। सो गुरुजी तरह तरह के हर तरह के हल निकालते थे। अब मैं आपको एक सत्संग बताऊंगा। जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था 2007 में, मुझको गुरुजी ने एक दिन कहा था, चोपड़ा देखी चली तेनों हजे किथे पहुंचाना आपा। जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था तो मैं एक ग्रुप कैप्टन रैंक, कर्नल रैंक ऑफिसर था। जब गुरुजी गुजरे तो मैं एयर वाइस मार्शल था। गुरुजी ने मेरे को शुरू में ही बोल दिया था कि चोपड़ा तू देखी चली तेनों किथे पहुंचाना। एंड आई मस्ट टेल यू दैट ऑल ऑफ अस जो हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पे कंटिन्यूअस ब्लेसिंग है गुरुजी। मैं एयर मार्शल बन के रिटायर हुआ। उसके बाद भी जिस दिन मैं रिटायर हुआ 5 दिन बाद गुरुजी ने मेरे को फिर गवर्नमेंट की कोई नौकरी दिलवा दी, जो मैं 65 ईयर्स तक रहा। उसके बाद आज तक कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट पे गुरुजी ने मुझे रखा हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे खुद ही बोल दिया था। गुरुजी ने कहा था, चोपड़ा तू देखी चली तेनों किथे लगेगा। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज 2012 में मैं लास्ट ईयर था मेरा सर्विस का, और फरवरी का महीना था। मैं ग्वालियर गया हुआ था। ग्वालियर एयरबेस थी मिराज 2000 जहाज की। मैं मिराज 2000 का पायलट था। इनिशियल 7-8 जो पायलट फ्रांस ट्रेनिंग के लिए गए थे उनमें से मैं एक था। और मैंने जो स्क्वाड्रन कमांड की थी वो भी मिराज स्क्वाड्रन थी, और उसी स्क्वाड्रन का मैं कोमोडोर कमांडेंट था। तो इसलिए मुझको ग्वालियर विजिट के लिए गया था। और उस विजिट के टाइम ट्रेडिशनल है, जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, वो खुद जाके भी फ्लाई करते हैं, सीओ के साथ के फ्लाई करते हैं। तो मैं भी उस दिन सीओ के साथ फ्लाई कर रहा था। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद हम 11,000 फुट की ऊंचाई पे थे कि एक बहुत धमाका हुआ जोर से जहाज के अंदर। मैं जहाँ बैठा था उसके पीछे कॉकपिट के, जब हमने अंदर देखा कॉकपिट के अंदर, तो देखा कि फायर वार्निंग लाइट ऑन है, इंजन फेल हो चुका है, टेम्परेचर बहुत बड़ी हुई है, और कई कुछ हो गया। और हमें पता था कि हमारा जो इंजन है उसके अंदर कुछ खराबी हो गई है, कुछ पुर्जे टूट गए हैं और इंजन बेकार हो चुका है। और हमको उस टाइम बहुत थोड़ी देर, जहाज जब इंजन चला जाता है, मिराज में सिंगल इंजन है, तो वो बहुत तेजी के साथ डिसेंड करता है, और बहुत थोड़ा टाइम होता है कि डिसाइड करना है कि आपको जहाज से इजेक्शन सीट के साथ इजेक्ट करना है। और उसी सेकंड्स में तुमको अपनी थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है, बेल्ट वोल्ट भी टाइट करनी पड़ती है, ताकि जब आप इजेक्ट करो तो आपकी बॉडी पे कोई स्ट्रेन ज्यादा ना लगे। नॉर्मली जो भी लोग 40 साल की उम्र के ऊपर करते हैं, उनके नेक और बैक में कई बार कंप्रेशन हो जाती है, क्योंकि जो इजेक्शन होती है उसमें बॉडी पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फोर्सेस लगती हैं, जो आम आदमी नॉर्मल टाइम में कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो उस फ्यू सेकंड्स के अंदर मेरे दिमाग में 2 चीजें आई, और मैं वो बताना चाहता हूँ कि उस क्रिटिकल टाइम पे, जो लाइफ एंड डेथ के बीच का टाइम था, मेरे में जो 2 बातें आई। एक तो मैंने अपने आप को बोला कि चोपड़ा, आज सारी लाइफ की ट्रेनिंग का तेरा टेस्ट है। और दूसरी बात मैंने बोला, गुरुजी आज आप अपना हाथ मेरे शोल्डर और सिर पे रख देंगे। और उसके बाद हमने इजेक्शन सीट का हैंडल खींचा। वो 28 जब जीप पड़ती है, 19 रॉकेट्स और कार्ट्रिज फायर करते हैं इजेक्शन सीट में, एक फिक्स सीक्वेंस में होता है। ये सारी कार्रवाई 2.5 सेकंड के अंदर होती है। वो 2.5 सेकंड पे इतनी बॉडी में फोर्सेस
पड़ती हैं कि आप टोटली ब्लैकआउट हो जाते हो, आपकी आंखों में अंधेरा होता है, तारे टिमटिमाते हैं, और उसके बाद 2.5 सेकंड के बाद जब पैराशूट खुला तो तब आपको लगता है कि आज गुरु जी की ब्लेसिंग्स आ गई, आज मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ, और ब्यूटीफुल अर्थ ऊंचाई से नजर आती है। तो गुरु जी ने हर स्टेज पे हम सबके साथ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, सब संगत के साथ उन्होंने आपका, कई लोग ये समझते हैं कि हमारी तो तकलीफ चली जा रही है गुरु जी को, आपको शायद ये नहीं मालूम कि गुरु जी ने कितनी बड़ी बड़ी आफतें आपकी उतार दी आपके सिर से, और एक छोटी सी तकलीफ आपके साथ छोड़ दी, और क्या कुछ हो सकता था जो हुआ नहीं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स, एक दिन गुरु जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, और मैं वो बात सुनाते हुए अपना सत्संग खत्म करने से पहले बताना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा कि चोपड़ा कभी सोचा है कि गुरु के पास लोग कब आते हैं? उन्होंने कहा कि जब आपके सिर में दर्द होती है तो अपना बॉक्स खोलते हो, मेडिसिन बॉक्स घर में, आप एनासिन की गोली लेते हो या डिस्प्रिन की गोली लेते हो और खा लेते हो, ठीक हो जाते हो, भूल जाते हो, फिर अगले दिन अगर नहीं ठीक होते फिर अगले दिन एक गोली और लेते हो, फिर तीसरे दिन नहीं ठीक हुए फिर तो आप फैमिली डॉक्टर को फोन करते हो, वो कोई और दवाई दे देता है, कहता है डोलो खा लो, कुछ और खा लो, आप फिर वो खाते हो, और फिर उसके बाद आप ठीक नहीं हो रहे हो, फिर वो कहता है 1 हफ्ता हो गया, वो कहता है नहीं किसी स्पेशलिस्ट को मिला देते हैं, 2-3 स्पेशलिस्ट को मिलते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, पैसे देते हो, फिर कोई कह देता है एमआरआई करा लो, कोई कह देता है एक्सरे करो, तो ये कार वही चलती रहती है, हर जगह अपॉइंटमेंट, हर जगह फीस, हर जगह अपॉइंटमेंट के बावजूद वेट, और जब सब कुछ फेल हो जाता है, 5-6 महीने निकल गए, फिर आप गुरुओं के पास, और जब यहाँ गुरुओं के पास आते हो, कोई आपकी अपॉइंटमेंट नहीं, कोई आपकी फीस नहीं, अपने मर्जी के टाइम से आते हो, अपने मर्जी के टाइम पे बैठते हो, अपने मर्जी के टाइम पे जाते हो, फ्री में पानी प्रसाद, फ्री में लंगर प्रसाद, फ्री में भजन, फ्री में एनवायरनमेंट साफ सुथरी, फ्री में आपको लोगों के सत्संग सुन देते हो, फ्री में ब्लेसिंग दे रहे हो, कोई चीज का अपने ही पेस में आप डिसाइड करते हो किस दिन आना है नहीं आना, और फिर आप चाहते हो कि गुरु एक छड़ी, अपनी जादू की छड़ी आपके सिर में पहले दिन विदाउट जुड़े, विदाउट कनेक्शन, विदाउट फेथ आपके सिर पे चला दे, और आप अपने घर जाओ, उसके बाद गुरु को भूल जाओ। ये बात समझिए, मैं करीबन 40 लोगों को मेरे साथ लेके गया गुरु जी के, क्योंकि मैं नहीं लेके गया, किसी को तकलीफ थी, मैंने उनको गुरु जी के यहाँ बताया हो गया, सिर्फ 4-5 उनमें से जुड़े, बाकी 30-35 वापस नहीं आए कभी। गुरु जी को पता था, गुरु जी मेरे को उनके बारे में पूछते थे, कईयों की तकलीफें थी, और वो वापस नहीं आए, हर को अपना अपना सोच, मगर गुरु जी तब भी कहते थे, और हम आज सब देख रहे हैं, गुरु जी ने कहा था, और मैंने खुद सुना और हजारों औरों ने सुना है कि देखी चलियो हजे ते थे लाइना लगी। गुरु जी सेड मेरे बाद देखियो किन्नी किन्नी लंबी लाइनें लगी। वी ऑल नो, मैं सत्संग कितनी कंट्रीज के संगत के साथ कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं संगत के साथ सत्संग, सारी दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में गुरु जी का सत्संग चल रहे हैं, मंदिर खुल गए, इंडिया में कई शहरों में, बॉम्बे में खुला हुआ है, बड़ा भरता गुरु जी का आश्रम उन्होंने बना लिया वहां। तो लाइनें, अब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो आपको पता है कि मेन रोड के ऊपर 7 किलोमीटर दूर तक कारें खड़ी हैं, दोनों साइड, 3 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर दूसरी, और बसों में हम जा रहे हैं वहां। तो मगर जो बस में भी जाना है उसमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग है। मैं अक्सर बस में जाता हूं तो देखता हूं कि 85% संगत जो उसमें जा रही है वो नई संगत, और मैं सत्संग उस बस के 3 मिनट की ड्राइव में ही सुना देता हूं लोगों, ताकि बिफोर वो गुरु जी के मंदिर में पहुंचे उनको पहले ही उनका फेथ स्ट्रांग हो जाए। तो
ये जो हमारी ओल्ड संगत है, जिन्होंने आंखों देखा, गुरुजी के साथ जुड़े, गुरु को फील किया, टच किया, गुरुजी ने हमारे सिर पे हाथ रखा, गुरुजी की बातें हमने सुनी, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ये सत्संग, गुरुजी के हाथ से एक फ्रेग्रेंस, रोज फ्रेग्रेंस होती थी। हम सब गुरुजी के चरणों में फूल डालते हैं, पत्तियां डालते हैं, रोज की पत्तियों की, एक रोज की फ्रेग्रेंस होती थी, सारा टाइम नहीं थी, कभी एकदम वो फ्रेग्रेंस की विफ आती थी। कई बार हम घर पे बैठे होते हैं, अचानक वही विफ हमारे सामने आती। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो खास फ्रेग्रेंस है, जिन जिन लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया है वो जानते हैं कि वो फ्रेग्रेंस कितनी स्ट्रांग है, टिपिकल है, गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, गुरुजी के बॉडी में से फ्रेग्रेंस आती थी। वो जहां भी गुरुजी होते हैं वहां वो अचानक फ्रेग्रेंस आ जाती है। मैं सारी संगत को ये बताना चाहता हूँ, अपने 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 तरीके से जुड़ो। जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, घर घर में लोग सत्संग कर रहे हैं, जो भी ठीक समझो करो, गुरुजी के साथ जुड़ो। कोई फॉर्मूला नहीं है, हर चीज का फॉर्मूला खुद बनाना है। कुछ गुरुजी के रूल्स बने हुए हैं, वो रूल्स का जरूर पालन करो, स्वरूप रखो गुरुजी का घर के अंदर। मैं जब उठता हूँ अपने बेडरूम में, मेरे हर रूम के अंदर गुरुजी का स्वरूप है। मेरे बेडरूम में जब मैं उठता हूँ तो पहली आंख जब खुलती है तो सामने गुरुजी का स्वरूप है। मगर कोई मैं फॉर्मूला आपको नहीं बताना चाह रहा, हर संगत को अपने ही तरीके से जुड़ना है, पर जुड़ना अनकंडीशनली है, कनेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, हाफ हार्टेड कुछ नहीं है। और जब भी मंदिर जाइए तो भजन सुनिए, थोड़ी पिकनिक भी कर लो, कोई बात नहीं, मगर कुछ ब्लेसिंग भी लेना जरूर है। और मैं इन कुछ शब्दों से वंस अगेन करण अंकल, अरोरा अंकल का थैंक यू बोलता हूँ फॉर ब्लेसिंग मी टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी थ्रू माय सत्संग। जय गुरुजी।